हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मेरा नाम है हर्षित गोयल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश, और मेरे साथ हैं हमारे सुपरस्टार पवन सर, हु इज आल्सो फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश। वेलकम सर। हेलो बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम टाइम टू टाइम आपके लिए कुछ स्ट्रेटेजिक वीडियोस लेके आते हैं जिनसे आपको नीट के अंदर काफी हेल्प मिले, और आपका जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स, जो आपका रैंक बिल्डर होता है बच्चों, उसको लेके हम आज कुछ इंसाइट्स लेके आए हैं जो आपको इन आने वाले कुछ दिनों में उसके अंदर आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपको अपना सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर बच्चों आप हमारी इस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको इस साल नीट 2025 में मिनिमम 150 से ऊपर फिजिक्स में स्कोर मिलेंगे ही। बिल्कुल। और बच्चों, ये आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप जैसे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि नीट पर्सपेक्टिव से आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपनी एनर्जी कहां पर खर्च करें। तो बिल्कुल। उसी के ऊपर ये वीडियो है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालाइज करके आपको कुछ ट्रेंड्स बताएंगे, जिसके बेसिस पे आप आने वाले इन दिनों में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किन चैप्टर्स को लेके किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे पहले हम पूरी फिजिक्स की अगर बात करें तो हमने उसको कुछ स्ट्रीम्स में डिवाइड किया, जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड यूनिट डायमेंशन, सॉलिड, फ्लूइड्स एंड थर्मल फिजिक्स, और लास्ट में वेव्स एंड ऑसिलेशंस। ये 2019 से 2024 तक की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल टोटल इतने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पार्ट इसका इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है जिसमें से 88 क्वेश्चन है, मैकेनिक्स में 58, फिर मॉडर्न फिजिक्स, उसके अलावा ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स में से 47 है, सॉलिड फ्लूइड्स और थर्मल फिजिक्स में से 33 है, एंड वेव्स एंड ऑसिलेशंस में से 31 है। और अगर ऑन एन एवरेज अपन बात करें कि हर साल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन एन एवरेज किसी चैप्टर से किसी स्ट्रीम से, तो वो डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बच्चों, ये जो हमारी स्ट्रीम्स है उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स है तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इसको कवर अप करते हैं। उसमें पहला है ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसी तरह से मैकेनिक्स के अंदर जो चैप्टर इंक्लूड होते हैं वो है ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, एज वेल एज वर्क एनर्जी पावर। ये हमारे मैकेनिक्स में इंक्लूड किए गए चैप्टर्स हैं। उसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स में एटम, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, न्यूक्लियाई, रे ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन। ये बच्चों कवर अप करता है रे ऑप्टिक्स को, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को, यूनिट एंड मेजरमेंट को। और सॉलिड, फ्लूइड एंड थर्मल फिजिक्स में जो चैप्टर कवर अप होते हैं वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, कैटीजी, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स। और बच्चों वेव्स एंड ऑसिलेशन जो कवर करता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑसिलेशन, वेव ऑप्टिक्स एंड वेव्स। बच्चों, ये हमने बनाया है एक पाई चार्ट जो ये दर्शाता है कि कौन सी स्ट्रीम का वेटेज इस पिछले 2019 से लेकर 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा रहा है। तो इस पाई स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो 6 चैप्टर कवर करता है उससे अभी तक 14 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, और ये हमारे पेपर का 30% सिलेबस कवर करता है। उसी तरह से मैकेनिक्स जो 5 चैप्टर को कवर करता है बच्चों, ऑन एवरेज आपके एक साल के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 9 to 10 क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, और ये हमारे पेपर का 20% कवर करता है। मॉडर्न फिजिक्स 3 चैप्टर कवर करता है और पेपर के अंदर बच्चों 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और 10% का वेटेज रखता है। ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर एंड यूनिट डायमेंशन 3 चैप्टर कवर करते हैं लेकिन टोटल 9 क्वेश्चंस आते हैं और 18% का वेटेज कवर अप करते हैं। सॉलिड, फ्लूइड्स, थर्मल फिजिक्स 5 चैप्टर, 6 क्वेश्चन, 12% का वेटेज। वेव्स एंड ऑसिलेशन 4 चैप्टर, 5 क्वेश्चन और 10% का वेटेज। तो आप इस पाई चार्ट की स्टडी करके ये देख सकते हैं कि आप अपने रिवीजन का जो प्लान करेंगे उसको ऑर्डर वाइज कौन सी स्ट्रीम से पहले शुरू कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस किस यूनिट से आते हैं, उसका किसका वेटेज ज़्यादा किसका कम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है रिवीजन प्लान तैयार कर लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों, इसके अंदर पहली स्ट्रीम अपन जो डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को अगर अपन यहाँ पर देखें तो इसमें पहला चैप्टर जो अपन ले रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर अपन मोशन इन 1D और 2D दोनों को लेते हैं। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 2019 से लेकर अभी तक 15 सवाल इसके टोटल पूछे गए हैं, और ऑन एन एवरेज हर साल 2 से 3 सवाल इसके आते हैं।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ कलर कोडिंग कर रखी है। जो टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। जो टॉपिक्स रेड में मेंशन्ड है उनके आगे आप 0 देखेंगे, मतलब उनका पिछले 2019 से अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है, और बाकी जो टॉपिक्स मेंशन्ड है उनके सवाल पूछे गए हैं। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि आप आने वाले 2 से ढाई महीने में जो फिजिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो उस प्रैक्टिस में अपन इस चीज का ध्यान रखें कि हमें उन टॉपिक्स की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जिनके सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, और जिनके सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं आप उनको पढ़ें जरूर। हम ये नहीं कह रहे कि आपको उनको पढ़ना नहीं है, बट प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा परेशान ना हो। जैसे इसके अंदर मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ पर अपन सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स को हाईलाइट कर दें, तो जैसे ये जो टॉपिक्स हैं काइनेमेटिक्स के, जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो हो गया, मोशन इन अ प्लेन ग्राफ्स, ये टॉपिक्स इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनके सवाल आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें अगर अपन बात करें, जैसे यहाँ पर मैं एक टॉपिक हाईलाइट करूंगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम्स। वेरिएबल एक्सेलरेशन को लेके बच्चे काफी परेशान रहते हैं, इसके क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ लगते हैं, बट आप देख सकते हैं नीट में इसका कोई सवाल पूछा नहीं गया है। तो आप इसकी लिमिटेड प्रैक्टिस रखें, इसको पढ़ लें, पर इसको लेके ज्यादा परेशान ना हो। तो एक बार अपन अगर डिस्कस कर लें, अब मैं ओवरऑल एक बार आपको बता देता हूं। तो जो बेसिक और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो यूज होता है उसका कोई सवाल आता नहीं, क्योंकि वो बेसिकली एक तरह से ज्यादा भी मैथ्स के अंदर ही है, फिजिक्स का उतना कुछ डायरेक्ट सवाल उसमें बनता नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आया है अभी तक। ग्राफ और मोशन इन प्लेन मैंने बता दिया है कि इसके क्वेश्चंस आते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की अगर अपन बात करते हैं तो सिंपल मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो एवरेज वेलोसिटी और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज स्पीड जो अपन क्वेश्चन करवाते हैं सर कि इतने टाइम के अंदर जर्नी को ब्रेक कर देते हैं, इतने इतने टाइम में पार्टिकल इस तरह से चला, तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उस तरह के क्वेश्चन क्या नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बिल्कुल सवाल आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन आप अच्छे से कर लें। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के रिलेशंस जो होते हैं बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसका भी एक सवाल देखने को मिला है। फिर अगर अपन बात करते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D, जो अपन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस करते हैं, इसके अंदर वैसा कोई सवाल अभी तक देखने को नहीं मिला है नीट के अंदर। रिलेटिव मोशन इन 2D रेनमैन रिवरमैन प्रॉब्लम का एक बार एक सवाल आया था, तो उसको भी अपन कर सकते हैं। देन वेक्टर रेजोल्यूशन या स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो वेक्टर का भी डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना बिल्कुल चाहिए, बट न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट वेक्टर का कोई सवाल नहीं आया है। देन अपन बात करते हैं कि एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है जिसके अंदर अपन कांस्टेंट वेलोसिटी वाली बात कर रहे हैं, तो उसके भी कोई क्वेश्चंस अपने को देखने को नहीं मिले हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसके 4 सवाल हैं जिसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो ये और एक तरह से रिलेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये दोनों कुल मिला के ये इंडिकेट करते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड देन लास्ट अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर्स, अगेन वेक्टर का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रॉब्लम्स मैंने बता दी है, इनका भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। और वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, इसका भी एक ही सवाल आया है, तो ये अपन एक बार बिल्कुल देख सकते हैं। देन बात करते हैं एनएलएम की। पर एक चीज मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, काइनेमेटिक्स देखो आपको करना बहुत अच्छे से है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको क्लास 12 में भी काफी मिलता है और आने वाले चैप्टर्स में भी मिलता है, बट क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं कि क्या प्रैक्टिस करनी है। लॉज ऑफ मोशन एनएलएम की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर अच्छा है, यूज भी होता है काफी चैप्टर्स के अंदर, बट अगर नीट पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसका वेटेज बड़ा कम रहा है। हर साल ऑन एन एवरेज एक या ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल इसके मिल रहे हैं। पिछली बार एक ही क्वेश्चन आया बिल्कुल था। सर, तो पर इसका एप्लीकेशन बिल्कुल रहता है। देखो ये बेस है फिजिक्स का, तो आपको इसको करना तो ढंग से ही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप देख सकते हैं कि अननेसेसरी आप टफ प्रॉब्लम्स की तरफ ना जाएं इसके अंदर। इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इसके 2 सवाल हैं, तो उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसके अंदर अपन बात कर सकते हैं। फिर सर्कुलर मोशन की जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स मतलब जो सिंपल उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस, इन सब में जो रिलेशंस होते हैं उस पे बेस सवाल आ जाते हैं, तो उसके भी 2 सवाल देखे गए हैं। ये एक चीज, एक पार्ट है जिसमें बच्चा काफी संघर्ष करता है या इनको याद रखने की कोशिश करता है, वो है सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड और व्हीकल के जो क्वेश्चंस होते हैं कि व्हीकल सड़क पे चल रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, तो वो बिल्कुल यहाँ देखने को नहीं मिले हैं। पिछले 2019 से हम बात करें, अभी तक कोई भी सवाल नहीं आया इसका। बेसिक फोर्स एंड इनर्शिया पर कोई क्वेश्चन नहीं है। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम के भी सवाल देखने को नहीं मिले हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक सवाल है, ये अपन देख सकते हैं इसके, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चा इसको अटेम्प्ट कर सकता है। फ्रिक्शन के लॉस पे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। मोमेंटम के ऊपर भी कोई सिंपल क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के ऊपर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं है। काफी इसके अंदर एग्जांपल्स होते हैं जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि थ्योरी में पूछे जा सकते हैं, आप उनको पढ़ लें पर, क्योंकि सिंपल एग्जांपल्स ही होते हैं, बट नीट में उनको नहीं पूछा जा रहा है। होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, हमें हो जाइए, बहुत डिटेल में मत जाइए। पढ़ना हमें सब कुछ है, बट हम ये देख लें कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और लेस इंपॉर्टेंट क्या है। फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑफ टेंशन एंड नॉर्मल, जो टेंशन और नॉर्मल के सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पिछले साल नॉर्मल के ऊपर बेस्ड सवाल आया था, 2 ब्लॉक के बीच में कितना नॉर्मल लगेगा, उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आप बिल्कुल देख लें। रोलिंग फ्रिक्शन
वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ना ही इसका कोई सवाल आता है। आप बस इसकी डेफिनेशन या कब लगता है वो ध्यान रख सकते हैं, और इसका एक रिलेशन होता है कि भाई सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग में, तो उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप ध्यान रख सकते हैं। एंड देन स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका भी एक ही सवाल है। तो फ्रिक्शन भी एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे अपन, क्योंकि फ्रिक्शन के इतने ज्यादा क्वेश्चंस नीट में देखने को नहीं मिल रहे हैं। एनएलएम के अंदर फ्रिक्शन को आप थोड़ा सा लो प्रायोरिटी पर रख सकते हैं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन बात करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर की। इसके ऑन एन अभी तक 11 सवाल पूछे गए, ऑन एन एवरेज हर साल 2 सवाल आते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपना पावर, जिसके अभी तक 4 बार सवाल आए हैं, और उसके अलावा कोलिजन्स, जिसके 3 सवाल आए हैं। तो 11 में से 7 सवाल तो इन दोनों टॉपिक्स के ही हैं, तो ये हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, हम इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। पावर के अंदर इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से तैयार रखें। बाकी अगर बात कर लें तो कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसके कोई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन में बता ही चुका हूं। इक्विलिब्रियम और उसके टाइप्स, जो डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, उसका भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप समझ सकते हैं, और कैसे पता चलता है वो बेसिक क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कोई सवाल भी नहीं पूछा जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड या काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम के जो रिलेशन होते हैं, उसके ऊपर भी कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, इसका भी एक ही सवाल है। तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल को आप उसके डिफरेंट स्पेशल केसेस जो हैं उनको आप ध्यान रखें, उतना सफिशिएंट होना चाहिए। देन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, कंजर्वेटिव का भी नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव का भी नहीं है। एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो नोशन है, जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर भी कोई खास सवाल देखने को नहीं मिले हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हमारे लिए एक क्वेश्चन आया था, तो स्प्रिंग का अपन वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन समझ सकते हैं। पावर में बिल्कुल बता चुका हूं आपको। उसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम, अगेन एक ही सवाल है। और अगर हम बात करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्सेस, लास्ट जो अपन बात कर रहे हैं, तो उसका भी एक ही सवाल है। तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी सारे टॉपिक्स की रखें, क्योंकि अगेन वर्क पावर एनर्जी भी क्लास 12 के अंदर काफी चैप्टर्स के अंदर यूज होता है, और आने वाले चैप्टर्स जो होते हैं 11th के, उनके अंदर भी काफी यूज होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इस तरीके से बिल्कुल इनकी परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही। देन मैकेनिक्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो फिर नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये एक टफ चैप्टर बच्चों के पर्सपेक्टिव से माना जाता है। चैप्टर थोड़ा सा काफी सारे रिलेशंस को यूज करके बनता है, बट अगर नीट पर्सपेक्टिव से बात करें तो कोई बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है। हर साल फिक्स है इसका, ऑलमोस्ट 2 सवाल आते हैं। अब 2 सवाल में अगर अपन बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम, उसके ऊपर कोई सवाल देखने को नहीं मिलेगा आपको। एंड देन बात करेंगे कैविटी कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सटेंडेड बॉडीज। तो कैविटी कॉन्सेप्ट और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सटेंडेड बॉडीज मतलब रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, जितने भी होते हैं, इनके भी कोई खास सवाल ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, एक ही सवाल आया है इसका अभी तक। फिर कैविटीज कंटेन करने वाली बॉडी का सेंटर मास कैलकुलेशन, ये भी बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगता है, ज्यादा बेहतर तरीके से कहें तो इसका भी कोई सवाल नहीं है। सेंटर मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रिंग, डिस्क, इन सबके सेंटर मास या इनके कंबाइंड सिस्टम के सेंटर मास, ऐसा भी कोई सवाल देखने को नहीं मिला है। सेंटर मास ऑफ पॉइंट मासेस जहां पर आप देखोगे तो वो बिल्कुल इसके 2 सवाल आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगेन इसका कोई सवाल नहीं है। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, इसके 2 सवाल हैं, तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रख सकते हैं कि कैसे एक ऑब्जेक्ट जो है रोलिंग और ट्रांसलेशनल मोशन साथ में करता है, तो चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन के ऊपर बेस कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर कोई सवाल नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मासेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ना तो पॉइंट मासेस के लिए सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है, और बस यहाँ पर भी एक ही सवाल है कैविटी कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है, तो वो भी अपन देख सकते हैं, उसके भी इतने कोई सवाल नहीं है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में सेंटर मास की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स जो होते हैं आप देख सकते हो, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेडियस ऑफ गायरेशन के भी 2 सवाल अपने को देखने को मिल रहे हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आप बिल्कुल करें, काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस बार भी सवाल आना चाहिए। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसे यूनिट अपन मोशन इन 1D के अंदर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन देखते हैं, वैसे यहाँ पर भी होती है, तो उसका सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड 2 सवाल आ जाते हैं, तो ये भी अपन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अगेन एक ही सवाल है। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखो एक और चीज है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका भी कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड सवाल नहीं देखने को मिला है। टॉर्क अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, टॉर्क के ऊपर सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछ लेता है, इसके 2 सवाल आप देख सकते हैं। देन मैकेनिक्स में अगर अपन बात करते हैं तो लास्ट चैप्टर जो है वो है अपना ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन चैप्टर छोटा है बच्चों, पर ये वेटेज वाइज अगर आप देखोगे तो रोटेशनल जितना ही वेटेज रखता है। हर साल इसके कम से कम 2 सवाल पूछे जाते हैं, और इसके अंदर बड़े फिक्स तरीके के सवाल आते हैं, कोई बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं होता है इसके अंदर। तो अगर आप इसके अंदर सारे केसेस उन पर बेस्ड फॉर्मुलाज याद रखें तो आप इसके सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक हो गए, आप देख सकते हो। टोटल 11 में से 7 सवाल अगेन ये दोनों लेके बैठे हैं। मोशन ऑफ सैटेलाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वेरिएशन, जो डिफरेंट केसेस उसने डेप्थ के साथ, हाइट के साथ, अर्थ का रोटेशन, जो सब चीज़ आप जानते हैं, उनके ही सवाल मेनली इसके अंदर दिख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वेरिएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड बाय पॉइंट मासेस,
ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एक्सटेंडेड मासेस लाइक रिंग, डिस्क, स्फेयर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये चारों के एक एक ही सवाल देखने को मिले हैं, आप इनके प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, तो जो केपलर के 3 नियम हैं उनके ऊपर कोई खास सवाल नहीं आया है। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट की एनर्जी, सैटेलाइट की ऑर्बिट चेंज करेंगे तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, उसका पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी चीजें जो है सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो सारा आप इसके अंदर देख सकते हैं, जो 4 क्वेश्चन आए हैं। फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर सिंपल जैसे 2 पॉइंट मासेस हैं, उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं कि बीच में किस जगह पर पोटेंशियल इनका फोर्स 0 होगा, या तीसरा मास रख दिया वहां कितना फोर्स होगा, उस तरह के जो क्वेश्चन है, पर वैसा कोई क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिला नहीं है। तो ये ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन ऑल्दो इंडिपेंडेंट चैप्टर है, अगर आपने बाकी चीजें पढ़ी हुई है तो, पर मैकेनिक्स के में ही इसको हमने इंक्लूड किया है, और ये एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जैसा हम लोगों ने आपको पाई चार्ट में भी बताया कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो वेटेज है वो 30% का, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी यूनिट का है। तो देखिए इस यूनिट में वो कौन कौन से चैप्टर हैं और उनका जो क्लासिफिकेशन है, माइक्रो एनालिसिस जो हमने तैयार किया वो किस तरह से। तो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों इसमें 6 क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 से लेकर 2024, यानी पिछले 6 सालों में, और हर साल इसका आप ऑन एवरेज एक क्वेश्चन सोच सकते हैं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके सब यूनिट है जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और वो कौन से क्वेश्चन है जिनसे अभी पिछले 6 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आप देखिए कुलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, ये फंडामेंटल फोर्स है और इस पर एक ही क्वेश्चन हमारे पिछले 6 साल में आया है। इलेक्ट्रिक चार्ज इन एंड इट्स प्रॉपर्टी, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स फील्ड, इस पर एक क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफरेंट बॉडीज, तो बच्चों डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है या डिफरेंट बॉडीज है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमारे मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इस यूनिट में पूछे गए हैं। तो उस लिहाज से आपको डिफरेंट बॉडीज का या डिफरेंट ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज और उन पर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। गॉस थ्योरम, बच्चों माना कि गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो गॉस थ्योरम बेस्ड पूछा गया है। तो आपको इस यूनिट के अंदर मोस्ट जो प्रायोरिटी के साथ स्टडी करनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट, गॉस थ्योरम, इनको आप बहुत ही प्रायोरिटी पर तैयार करें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पर भी पिछले 6 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इस चैप्टर में वो कौन कौन से सब टॉपिक है जो आपको प्रायोरिटी पर रखने हैं और कौन से हैं जो बॉटम पर रखने हैं, लेकिन पढ़ने सबको एक बार जरूर है। बच्चों सेकंड यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इट्स कैपेसिटेंस। बच्चों आप देख सकते हैं कि पिछले 6 साल में इसमें 17 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ऑन एवरेज हर साल इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर वो कौन से सब टॉपिक है जिन्हें आप प्रायोरिटी में सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद कौन सा ऑर्डर होगा और बॉटम पर क्वेश्चन हो, कौन सा यूनिट होना चाहिए या टॉपिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इस सब टॉपिक पर पिछले 6 साल में 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहें तो इसे प्रायोरिटी नंबर 1 पर रख सकते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम, जैसे रिंग है, होलो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको भी आप जरूर तैयार करिए, क्योंकि ऑन एवरेज इससे भी 4 क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं। तो प्रायोरिटी में मैं इसको सेकंड नंबर 2 पर रखना चाहूँगा। इसके बाद बच्चों आप बॉटम में देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो कैपेसिटर का सीरीज में और पैरेलल में जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं आप उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। तो प्रायोरिटी में आप इसे तीसरे नंबर पर रखें, क्योंकि ऑन एवरेज इस पर पिछले 6 सालों में 3 क्वेश्चन बने हैं। उसके अलावा बच्चों अब आपके पास है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग
टॉपिक होता है, बच्चे इसे जरूर तैयार करते हैं, तो आप लोग भी इसे जरूर पढ़कर जाए बच्चों। इसके ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इस पर भी ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन आए। तो मैंने प्रायोरिटी वाइज आपको बताया है कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो अब आपको करने चाहिए। इसके अलावा बच्चों एक एक क्वेश्चन आया है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस से क्वेश्चन आया हुआ है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे भी एक क्वेश्चन बना है। इसके अलावा कुछ और भी जो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे, उनसे कोई क्वेश्चन पिछले 6 सालों में नहीं आया है। लेकिन जैसा हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। किसी भी टॉपिक या सब टॉपिक को अंडर एस्टिमेट ना करें, एक बार उसे जरूर रीड कर लें। हाँ, ये लो वेटेज वाले टॉपिक है तो आप इसको सुपरफिशियली पढ़ सकते हैं। वो कौन से जो कम वेटेज वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम एंड आरसी सर्किट। बच्चों इनका वेटेज बहुत ही कम है, पिछले 6 सालों में इनका कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप जब रीडिंग करें या इनकी प्रिपरेशन करें तो आप इनको बॉटम पर रख सकते हैं। लेकिन जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम। आप बच्चों हमारे इन टेबल से देख सकते हो कि कौन से टॉपिक आपको सबसे पहले तैयार करने और किन को आपको थोड़ा अच्छे लेवल पर तैयार करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप साफ साफ देख सकते हैं 25 क्वेश्चन, पिछले 6 सालों में 25 क्वेश्चन। बच्चों इसका मतलब है इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे नीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाले चैप्टर है उसके अंदर है। तो बच्चों इसमें वो कौन से सब टॉपिक है जिनको हमारे को सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन है बच्चों। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या उसका मिक्स कॉम्बिनेशन, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और रेगुलर हर साल आते हैं। तो आप इसे प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखें। उसके बाद बच्चों ये देखो 4 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा अमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैलोनोमीटर है। इनका कन्वर्जन जरूर करिए बच्चों। जैसे एनटीए ने पिछले साल ही मेंशन कर दिया था कि वी आर इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। तो प्रैक्टिकल रिलेटेड पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एमीटर वोल्ट मीटर का जो कन्वर्जन है वो इस साल जरूर आ सकता है। तो आप बिल्कुल इसे सेकंड नंबर पर रखिए। इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पर काफी क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। इसके क्वेश्चन को आप बिल्कुल सावधानी से और क्लियरली बच्चों इसे स्टडी करिए। कौन से फैक्टर पर करंट डेंसिटी डिपेंड करती है, किस पर नहीं करती है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, लेकिन इसको हमने हाईलाइट कर रखा रेड बच्चों, क्योंकि एनटीए ने पिछले साल ही इसको कलर कोडिंग को अपने सिलेबस में जो है ओमिट कर दिया, उसे हटा दिया है। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पिछले 6 साल का ये ऑन एवरेज चार्ट बनाया है, इसलिए हमने इसको जरूर मेंशन किया है। लेकिन अब आपको कलर कोडिंग नहीं पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन और आए हैं। यह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर रिलेटेड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज किया जाता है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत सही रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सेल एंड इट्स कॉम्बिनेशन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, उस पर 2 क्वेश्चन ऑन एवरेज पिछले 6 सालों में पूछे गए हैं। इसी तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, इस पर भी बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको सलाह दूं तो इसका ग्राफ जरूर देखें। एनसीईआरटी में ग्राफ दिए हैं कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, नाइक्रोम वायर का। और बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज, जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है 6 क्वेश्चन है, तो आप इस टॉपिक को उसी के साथ भी क्लम कर सकते हैं, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज भी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के काम आता है और इसका एक क्वेश्चन ऑन एवरेज मिला है। इसी तरह से केसीएल, केवीएल, बच्चे बहुत इसके अंदर परेशान होते हैं, सर बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, कॉम्प्लिकेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑन एवरेज एक क्वेश्चन आया। तो प्रायोरिटी वाइज 6 क्वेश्चन वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन,
उसको आप प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखिए, सेकंड पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रखिए। उसके बाद 3-3 नंबर के हमारे पास 2 टॉपिक हो जाते हैं, एक आपका करंट वाला रिलेशन है और दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। तो आप अपना इस चार्ट से बच्चों आराम से सीक्वेंस बना सकते हैं कि आपको किस तरह से आपको इसे मैनेज करना है। इसके बाद बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स मैग्नेटिज्म, हमने 2 चैप्टर को मिलाकर इसको एक सिंगल चैप्टर बनाया है। पिछले 6 सालों में इसके 19 क्वेश्चन आए हैं और ऑन एवरेज इसके भी 3 क्वेश्चन पर पेपर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चों बहुत सारे सब टॉपिक है, क्योंकि 2 चैप्टर को मिलाकर हम निकाले कि छोटे छोटे टॉपिक है। यहाँ देखने में ये बहुत बड़ी आपको लिस्ट नजर आ रही है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो ये लिस्ट आपको बहुत छोटी लगेगी। सबसे पहले वो देखते हैं कि वो कौन सा है जो सबसे हाई वेटेज वाला टॉपिक है। बच्चों ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है उनको आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए, तो आपका नीट का एक क्वेश्चन तो बनना ही है। तो बच्चों पैरा, फेरो, डाई, आप इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी एप्लीकेशन और इनसे रिलेटेड ग्राफ को अच्छी तरह तैयार करके जाइए। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड वेटेज टॉपिक आपका है ये वाला, थर्ड वाला, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें वेलोसिटी सेलेक्टर का भी क्वेश्चन आता है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस पर आप कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन की तैयारी करिए बच्चों। फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपके पास 3 क्वेश्चन का एक और है, वो है एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बच्चों अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि एम्पियर्स लॉ की एक ही एप्लीकेशन दे रखी है, और वो है एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर, सॉलिड सिलेंडर में एक करंट जा रहा है जिसके अंदर, बाहर और सरफेस पर कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी का क्वेश्चन बनता है और ग्राफ पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन की आप PYQ से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप वेटेज में देख सकते हो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऑन एवरेज है। ये टॉपिक है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड बच्चों आपका है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड बिल्कुल कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। तो इसके आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करें कि किस तरह से 2 करंट कैरिंग कॉइल या 3 करंट कैरिंग कॉइल की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो थोड़ा लो वेटेज वाला टॉपिक है वो है बायो-सैवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। और बच्चों इसके अलावा ये एक और हमारे पास यहाँ पर है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए वो भी यूनिफॉर्म, बच्चों साफ साफ हमने लिखा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, तो यूनिफॉर्म में यहाँ पढ़िए और इसका भी फॉर्मूला है। एंड लास्ट वन ये है आपका टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी आप तैयार करके चलिए। लेकिन कुछ हमने यहाँ पर हाईलाइटेड कर रखे हैं जिनका पिछले 6 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये लो प्रायोरिटी टॉपिक हो जाते हैं। जैसे बार मैग्नेट है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे एक्सिस पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं बना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं बना है। द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, बच्चों डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन पर पिछले 6 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो इनको आप लो प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी पर आपका होगा बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक, और उसके बाद फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होने चाहिए। तो आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं कि इन 2 चैप्टर के अंदर मुझे सबसे पहले कौन सा टॉपिक प्रायोरिटी वाइज पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस भी देता है। पिछले 6 सालों में 8 क्वेश्चन आए हैं और देख सकते हो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आप आराम से इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। और इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है
टॉपिक है वो है आपका फैराडेज लॉ और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स। इनसे रिलेटेड आप इनके जो प्रिंसिपल्स है उनके साथ साथ 2 या 3 न्यूमेरिकल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, और क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड के होंगे वो आप पिछले 6 साल के नीट एग्जाम को देखकर अपने को आइडिया लगाना होता है कि किस तरह के क्वेश्चन हमें तैयार करने चाहिए। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बच्चों, रिलेवेंट पूछे जाते हैं, तो आपका फोकस भी वही होना चाहिए। इसके अलावा एडी करंट से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इंडक्टर बेस्ड क्वेश्चन एक आया हुआ है, लेंज लॉ बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है, और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्टली बच्चों सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है या इनका यूनिट या डायमेंशन पूछ लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा है, लेकिन बच्चों आपको रिलेटेड होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना। हाँ, एलआर सर्किट से कोई क्वेश्चन पिछले 6 सालों में नहीं बना है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एक बार फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा। बच्चों एसी जनरेटर छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर हो जाता है, और पिछले 6 सालों में इसके 13 क्वेश्चन आए और ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको जरूर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैं बच्चों को प्रेफरेंस इसी की कहता हूँ कि अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया तो उसके साथ एसी भी पढ़ लीजिए, दोनों से आपका काम बन जाएगा। तो बच्चों इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है उसमें आप देख सकते हैं ये रहा एलसीआर सर्किट। बच्चों एलसीआर सर्किट के अंदर इम्पीडेंस निकालना है या किसी डिवाइस का फेजर डायग्राम बनाना है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेप अप स्टेप डाउन, और हमारे ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉस होता है उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल सा आता है। आप अच्छी तरह से एलसीआर सर्किट और ट्रांसफार्मर को प्रायोरिटी 1 पर तैयार करें। इसके अलावा फिर बच्चों हमारा होता है पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अगर आप लोगों ने ढंग से तैयारी करी है तो आपको पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में रिजल्ट पता होता है कि कैसे निकालते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं रेजोनेंस पर भी क्वेश्चन आया है। बच्चों रेजोनेंस पर जो जनरली क्वेश्चन आता है वो कंडीशन पूछी जाती है किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इतनी है, सी इतना है, तो एल कितना होगा। बैंडविड्थ का फॉर्मूला पूछ लेते हैं या क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो आप उसकी तैयारी जरूर करके जाएं। बच्चों इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऐसे टॉपिक है जिनको हमने हाईलाइट कर रखा है, एसी जनरेटर, पावर इन एसी सर्किट, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। इन पर बच्चों क्वेश्चन पिछले 6 सालों में नहीं आया है, तो हमने एसी को कुल मिलाकर 7 सब टॉपिक में डिवाइड किया, और इन 7 सब टॉपिक में से 3 ऐसे हैं जो वेरी लो प्रायोरिटी के टॉपिक है। तो मतलब एसी में हमें 4 टॉपिक पर बहुत अच्छा ध्यान देना है, और बाकी इनको पढ़ना तो जरूर है, अवॉइड बिल्कुल मत करिएगा कि बिल्कुल ना पढ़कर जाएं, क्योंकि हमने आपको बताया, हम ये कह रहे हैं हाईलाइटेड है, अवॉइड नहीं करना है। अगर अवॉइड करना होता तो हम आपको यहाँ पर मेंशन ही नहीं करते। लेस प्रैक्टिस के टॉपिक्स हाँ। हैं, बट पढ़ना तो है ही सही, बिल्कुल सही। देन फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो आता है ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन। तो जैसा मेंशन्ड है यहाँ पर अपन इन 3 चैप्टर्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, उसको अभी मैं थोड़ी ही देर में हाईलाइट करता हूँ, जो चीज हमें समझ में भी आ जाएगी। पहले सबसे हायर प्रायोरिटी के टॉपिक्स को अगर हाईलाइट कर देते हैं तो 3 सवाल, 3 सवाल और 3 सवाल, ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं सारे टॉपिक्स में। पिछले 6 साल के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो 16 सवाल पूछे गए, ऑन एन एवरेज हर साल 2 से 3 सवाल इसके आते हैं। अब अगर पहला देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर अपना हो जाता है, तो जो भी लेंसेज के कॉम्बिनेशन है या लेंस मिरर के कॉम्बिनेशन है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर देखे गए हैं। देन बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जो प्रिज्म का लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था प्रिज्म के अंदर, काफी इजी क्वेश्चन था वो। तो प्रिज्म के बेसिक रिफ्रैक्शन के जो भी केसेस होते हैं, मिनिमम डेविएशन के, और उसके अंदर भी टीआईआर बेस्ड क्वेश्चन बना देता है, तो उस तरह के जो क्वेश्चन है वो अपन देख सकते हैं। देन टीआईआर एंड ऑप्टिकल फाइबर्स, तो टीआईआर ऑप्टिकल फाइबर्स में भी टीआईआर प्रिंसिपल बेस्ड ही होता है। तो आप जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसकी जो कंडीशंस होती हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। देन फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रायोरिटी पे, तो इसके अंदर अपन ये मार्क कर सकते हैं कि जो 2-2 सवाल हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं। तो वापस से कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस एंड इन कॉन्टैक्ट, ये ऊपर वाला जो था वो गैप के साथ था और ये जो है ये कॉन्टैक्ट के साथ है, तो इसकी अपन बात कर सकते हैं। फिर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस, उसके अंदर जो भी डिफरेंट केसेस बनते हैं उनको आप अच्छे से स्टडी कर लें, और उनके जो भी फॉर्मूला है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से कर लें। देन हम अगर बात करते हैं
तो फिर डिस्पर्जन के ऊपर एक सवाल है, जो डिस्पर्जन बेसिक आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है, और उसके अंदर जो भी केसेस हैं न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देन फिर हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस का एक सवाल है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस, इसका भी एक सवाल है। तो अब यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं सर वो रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, बिल्कुल। रिफ्लेक्शन के सवाल अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे मिरर्स के या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है। रिफ्रैक्शन एक स्फेरिकल सरफेस जो क्वेश्चन बनता है वो बिल्कुल सवाल नहीं है, स्फेरिकल मिरर्स के सवाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिरर्स को बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा है, पर हम इसको अवॉइड ना करें, प्रैक्टिस कम कर लें, पर क्वेश्चंस हम बिल्कुल मिरर के भी करके जाएं, पर रिफ्रैक्शन की प्रैक्टिस आप बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि रिफ्रैक्शन ही काफी ज्यादा वेटेज रख रहा है पिछले 6 साल से, तो उम्मीद है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। उसके अलावा थिन लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला पर बेस्ड भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। मिरर फार्मूला जैसा कहा उसका भी क्वेश्चन नहीं है। मैग्निफिकेशन, लेंसेज, लेंस मेकर फार्मूला, तो ये भी तीनों टॉपिक्स जो है इनके सवाल देखने को नहीं मिले हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आ जाए, बट आप अभी प्रैक्टिस में इनको लो प्रायोरिटी पे बिल्कुल रख सकते हैं। देन आगे बात करते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स जो है ये काफी ज्यादा वेटेज रख रहा है, पिछले साल भी इसके 3 से 4 सवाल सर पूछे गए थे। तो 4 क्वेश्चन बिल्कुल, तो पिछले अगर अपन 6 साल की बात करें 16 सवाल इससे आए हैं, और 2 से 3 सवाल हर साल आ रहे हैं, जिसमें अगर अपन देख लें तो क्लियर विनर ये 2 टॉपिक है। सबसे पहले तो लॉजिक गेट, लॉजिक गेट का तो कंफर्म है एक सवाल आना ही आना है, हर साल आ रहा है, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि एक सवाल लॉजिक गेट का आएगा। ये टॉपिक आसान भी होता है, बच्चों को ढंग से अगर आप इसको कर लोगे तो बच्चों इसके नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। तो 7 सवाल लॉजिक गेट के पूछे जा रहे हैं, तो इसमें जितने भी टाइप के गेट्स हैं उनके ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं वो सारी चीज अच्छे से प्रैक्टिस करें। देन फिर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इसका क्वालिटेटिव आइडिया, और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन टाइप जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं एनई एनएच और इनके बीच का रिलेशन, इनकी वर्किंग जो हो जाती है, बिल्कुल सर। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसका भी ऑन एन एवरेज एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। 4 जो है 4 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर आई गेस अभी तक पहला ऐसा टॉपिक आया है जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से एटलीस्ट एक सवाल तो आया ही, यहाँ पर कुछ भी रेड मार्क नहीं है, तो क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो जैसे जो डायोड की एप्लीकेशन है एज अ रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसको अपन उसके ग्राफ और उसकी जो वर्किंग है उसको अपन समझ लें, न्यूमेरिकल्स देख लें। फिर उसके बाद जो डायोड है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, इसका भी एक सवाल देखने को मिला है। एंड जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इस पे भी न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आते हैं, तो इसको भी आप ढंग से प्रैक्टिस कर लें। तो सेमीकंडक्टर ऑन एन एवरेज छोटा चैप्टर होता है, बट इसके सवाल 2 से 3 आ रहे हैं, तो उस सेंस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सर ये भी एक बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, और वेटेज वाइज नीट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे सेमीकंडक्टर में था वैसे यहाँ पर भी हर साल 2 से 3 सवाल इसके देखने को मिल ही रहे हैं। और अच्छी बात ये होती है कि इस चैप्टर में घुमा फिरा के सवाल नहीं आता, एक सेट पैटर्न है, जिसी के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, तो डायमेंशन निकालने को बोल देंगे, या आपसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज, उनके क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन अगर देखें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो जैसे ये चारों ही टॉपिक है, इनके 3-3 सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस और एप्लीकेशन, मतलब डायमेंशन एनालाइज करना, निकालना, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्ट पूछ लेता है, कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, 4 ऑप्शन पूछ लेगा कि इनकी डायमेंशन कौन सी है। या फिर एरर के जो सवाल बनते हैं, डिफरेंट टाइप की जो एरर्स होती है उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस, परसेंटेज एरर की कैलकुलेशन, उसके सवाल आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस में मेनली स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर इसके अंदर डोमिनेट करता है, तो उसको आप अच्छे से उसके जितने भी केसेस हैं उनको ढंग से कर लें, उनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो ये काफी चांस से आ सकता है। फिर थोड़े लेस प्रायोरिटी के टॉपिक्स हैं जो है फंडामेंटल इन ड्राइव्ड यूनिट्स, इसका एक ही सवाल है 6 साल में। और लीस्ट काउंट के ऊपर बेस्ड, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी आप एक बार बिल्कुल प्रैक्टिस कर लें। कोई भी नंबर देके आपको उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ सकता है, या लीस्ट काउंट भी कैलकुलेट करवा सकता है। ये जो 3 टॉपिक हैं, एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेनली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। एक आता है यूनिट कन्वर्जन वाला, n1 u1 = n2 u2, जिसका फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, बट क्वेश्चंस इनके देखने को नहीं मिले हैं पिछले 6 साल में, पर आप इनके कुछ बेसिक थ्योरी रिवाइज करके कुछ बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर ये जो पहले 4 टॉपिक हैं यही डोमिनेट करेंगे, और बहुत ज्यादा चांस है कि यहीं से वापस सवाल आएगा, तो इनकी प्रैक्टिस आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लें। बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो इसको आप न्यूटन्स लॉ के मुकाबले जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। पिछले साल न्यूटन्स का केवल 1 क्वेश्चन आया था और इसके 2 क्वेश्चन आए थे। और सबसे अच्छी बात सर इसमें यह है कि ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर, मैकेनिक्स वगैरह का भी इसमें कोई ऐसा बेस नहीं चाहिए होता है, आप इसको इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। वैसे सर इसको है ना सबसे लास्ट में करना चाहिए, जब सारे चैप्टर पढ़ लो तो सारी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन याद हो जाती है, तब इसको कर लेना बेस्ट है, लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इसको तो ठीक है, बिल्कुल इसको तो करके ही जाना है। मॉडर्न फिजिक्स बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में आपने पाई चार्ट में देखा कि इसका वेटेज 10% का है और नियरली
4 to 5 क्वेश्चन इससे हर साल हमारे नीट एग्जाम में आते रहे। और इस यूनिट में जो चैप्टर हमने कवर किए हैं वो है एटम्स और ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। बच्चों इसके अंदर जो रदरफोर्ड मॉडल है उससे अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। उसी तरह से ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर में ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन पर कोई क्वेश्चन नहीं है और हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन पर भी कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। लेकिन अगर आप लोग इस पूरे को चार्ट को देखें तो ड्वेल नेचर में जो सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे ऑन एवरेज पिछले 6 सालों में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट वेटेज है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। बच्चों जब भी आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करते तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आप अच्छी तरह से तैयार करिए क्योंकि इसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप देख सकते हैं पिछले 6 सालों में ऑन एवरेज इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा जो ड्वेल नेचर है उसमें डी ब्रॉगली रिलेशन पर, मैटर वेव्स एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, इस पर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारे सेकेंड ऑर्डर जो है हाईएस्ट है। तो आप प्रायोरिटी में पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तैयार करिए, फिर उसके बाद आप हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम या फिर आपका डी ब्रॉगली रिलेशन के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करिए। बच्चों बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस पर 2 क्वेश्चन आए हैं। और इसी तरह से ड्वेल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर जो कि थियोरेटिकल है, इस पर भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और बच्चों अब जो हमारे पास थोड़ा लेस वेटेज वाले क्वेश्चन है जिनके पिछले 5 सालों में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, वो है आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर एक जनरल आइडिया। सेकंड, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल रेडियस, मतलब जो हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो उसमें रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल है, उनसे रिगार्डेड क्वेश्चन सिर्फ एक पूछा गया। लेकिन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में जब ट्रांजिशन होता है उसके 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो स्पेक्ट्रम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करिए आप लोग। इसके अलावा बच्चों वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, तो अभी जैसे बात किया था कि रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक, तो इनके एक्सप्रेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हैं लेकिन बहुत कम बने। पिछले 6 सालों में एक ही क्वेश्चन बना हुआ है। और ऐसा ही बच्चों ड्वेल नेचर में एक्सरे का लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला था, तो वो इसका भी वेटेज काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से जो हमारे सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है वो है आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके बाद हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम एंड आपका डी ब्रॉगली रिलेशन। तो अब जब आप इसकी स्टडी करें तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है ऑर्डर डिसाइड कर ले कि मुझे पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है। सर और एक चीज यहाँ पर ये अच्छी है कि जैसे अपन प्रीवियस चैप्टर से अगर कंपेयर करते हैं टॉपिक्स बहुत कम है, फिर भी हर साल एटलीस्ट 1 से 2 सवाल इसके बिल्कुल देखने को मिले रहे। मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी बच्चा जो है इसको कंप्लीट कर लेता है और स्कोरिंग भी है। भाई 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 to 5 क्वेश्चन का मतलब है 16 से लेकर 20 मार्क्स का वेटेज आपके पास है। और इसके क्वेश्चन होते भी आसान है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या ज्योमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरह से बच्चों इसका एक और कंटेंट है न्यूक्लियाई। और आप देख सकते हैं कि पिछले 6 सालों में इस चैप्टर से 9 क्वेश्चन पूछे गए और हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इनमें वो यूनिट या वो सब टॉपिक जिस पर अभी तक पिछले 6 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया है वो है मास डिफेक्ट का और न्यूक्लियर फ्यूजन का। इनके क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए। और सबसे जो हाईएस्ट वेटेज वाला है वो है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बच्चों आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, उसमें एनर्जी रिलेशन वगैरह जो है उसके बारे में। नेक्स्ट बच्चों आपको रेडियो एक्टिविटी, इस बार रेडियो एक्टिविटी वैसे नहीं पढ़ना डिटेल में क्योंकि सर जो रेडियो एक्टिविटी के जो लॉज है वो बच्चों पूरी तरह से हटा दी गए। बस अल्फा बीटा गामा की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में ध्यान रखना है कि जब अल्फा डिके होता है तो न्यूक्लियाई पर क्या इफेक्ट होता है, बीटा में क्या होता है, गामा में क्या होता है। और इसके अलावा हमारे इसके अंदर आपको ये देखना कि किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, किसकी आयोनाइजेशन, बस उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है ना। डिके के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात ना करें। लेकिन उसके अलावा बच्चों जो कंपोजिशन एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस है उसके में भी 2 क्वेश्चन पिछले 6 साल में
क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब जैसे न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पूछा गया है या उसकी जो साइज है उसका कंपैरिजन क्वेश्चन पूछा गया, उसके भी 2 क्वेश्चन बने। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है न्यूक्लियर फिजन का, उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी और कंपोजिशन एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इसके अलावा 2 और ऐसे सब टॉपिक है जिससे पिछले 6 सालों में एक एक क्वेश्चन आया है, वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और बच्चों एक और है न्यूक्लियर फोर्स एंड मास एनर्जी रिलेशन। इसको भी आप थोड़ा सा पढ़कर जाइए। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कई सारे पॉइंट्स है, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे बातें लिखी गई है, तो उनको एक बार जरूर आप लोग पढ़कर रखें ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। इनके क्वेश्चन यूजुअली थियोरेटिकल आएंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर में एक ग्राफ है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर फोर्स की अपनी कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल के बिहाफ पर देखा जाए तो बहुत ही, अब तो न्यूमेरिकल इसमें रहा ही नहीं है सर, बस वो अल्फा बीटा डिके में मास और जो एटॉमिक नंबर चेंज है वो उसका, और न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जैसे एक न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए कितने पावर या यूरेनियम की जरूरत होती है, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर फोकस कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों आप देख सकते हैं बहुत कम कंटेंट है, ये चैप्टर भी बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप जरूर अपने जब सिलेबस कंप्लायंस की तैयारी करें तो आप इसका भी वेटेज अपने सिलेबस में जरूर रखें। तो बिल्कुल जैसा पवन सर ने कहा 10% अगर आपको स्कोर करना है तो ये 3 छोटे छोटे चैप्टर्स अगर आपने कर लिए तो बिल्कुल आप 10% अपना सिलेबस इजीली कवर कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं तो अगला आते हैं सॉलिड्स, फ्लूइड्स एंड थर्मल फिजिक्स। तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं सॉलिड्स की, तो इसका भी ऑन एन एवरेज हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है। पिछले 6 साल में 6 सवाल अपने को देखने को मिल रहे हैं, हर साल एक सवाल आता है। अब इसमें जो मेजर सवाल आता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक तो इलास्टिसिटी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन होता है, उसके अलावा यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस स्ट्रेन के जो रिलेशन है, अगर आप देख लोगे 6 में से 5 सवाल इन दोनों से ही हैं, तो ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। आप बिल्कुल यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, 3 टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन अपन जो पढ़ते हैं और उनके 3 तरह के जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, उसके अंदर भी खास तौर पर अगर अपन बात करें तो यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के सवाल इतने देखने को नहीं मिले हैं। लास्ट ईयर एक असर्शन रीजन इसका देखने को मिला था, बट वो भी जो था वो सॉल्व जो हुआ था वो आप अगर आप जो यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यूज थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बेसिस पे उसका रीजन गलत हो रहा था, तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। आप इन 3 के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखें, एक तो स्ट्रेस स्ट्रेन की रिलेशनशिप, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इलास्टिक एनर्जी का एक सवाल अपने को देखने को मिल रहा है, और इन 3 के अलावा बाकी जो 5 टॉपिक बचते हैं। बल्क मॉडुलस के अंदर डायरेक्टली कोई सवाल इसके अंदर देखने को नहीं मिला थ्योरेटिकल, बट न्यूमेरिकल बिल्कुल आ जाते हैं। देन बात करते हैं हुक्स लॉ के ऊपर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। पॉइजन रेशो पढ़ाया जाता है, पॉइजन रेशो की थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट वैल्यू भी बताई जाती है, पर क्वेश्चन उसका देखने को अपने को नहीं मिला है। जैसा मैंने कहा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका भी अपने को कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, और स्ट्रेस रिलेशनशिप के ऊपर भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो न्यूमेरिकली इसके अंदर मेजरली जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं वो यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस और इनका जो ग्राफ होता है उसके ऊपर ही अपने को मिलते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, अगर अपन तो बात करते हैं फिर फ्लूइड्स की। देखो फ्लूइड्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आप टॉपिक्स भी काफी सारे देख सकते हैं, और इसके हर साल 1 से 2 सवाल अपने को देखने को मिल रहे हैं। पिछले 6 साल में 8 सवाल इसके आए हैं। अब इसके अंदर अगर हम देख लें कि कहां से टॉपिक्स अपन देखें कि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो थोड़ा सा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, पर सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो हो जाता है वो सरफेस टेंशन वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो उसके क्वेश्चंस आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। जैसे एक्सेस प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो सरफेस टेंशन के अंदर आता है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं इसके अलावा सरफेस एनर्जी जो है सरफेस टेंशन, उसका भी एक सवाल, तो 3 सवाल इसी के हो गए। देन अगर अपन बात करेंगे फिर ये एक और सरफेस टेंशन का कैपिलरी राइज वाला या जो ड्रॉप और बबल के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी एक सवाल है, तो 4 सवाल सरफेस टेंशन के इसके अकॉर्डिंग हो गए। देन फिर आता है इसके अंदर बर्नौलीज थ्योरम का भी एक सवाल आप देख सकते हैं। बर्नौली के बेसिक थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स हैं कब वो अप्लाई करते हैं, और उसका जो सिंपल प्रेशर डिफरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि 2 सर्फेसेस के दोनों साइड उसने आपको प्रेशर डिफरेंस देके और आपसे स्पीड वगैरह कैलकुलेट करवा सकता है, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं। देन ये भी बर्नौली का ये कॉन्सेप्ट है स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो अपन निकालते हैं, उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो अपन ध्यान रखें। देन फिर विस्कोसिटी के अंदर अगर अपन जाते हैं तो स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, इसके ऊपर भी एक सवाल देखने को मिला है, और विस्कोसिटी सिंपल जो फ्लूइड फ्रिक्शन की थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर का न्यूमेरिकल, उसका भी एक सवाल देखने को यहाँ पर अपने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कहाँ से सवाल नहीं आ रहा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो अपन बात करें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉइंट देखने को नहीं मिला है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो काफी बच्चे इसको इसके ऊपर बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं,
कैविटी वाले क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चे बहुत प्रैक्टिस इसकी करते हैं, पर आप देखो तो इसका कोई नीट में एज सच सवाल सर नहीं आया है। आपको पता है एनसीईआरटी ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर कोई कुछ भी नहीं कह रखा है, बिल्कुल। उन्हें टॉपिक ही मेंशन नहीं किया हुआ है। बट ये क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, फ्लूइड की शुरुआत प्रेशर के बाद सीधा आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही होती है, तो काफी वैरायटीज में टीचर्स भी काफी एनर्जी खर्च करते हैं, 1 से 2 लेक्चर रिपीटर बैच में बिल्कुल देते हैं। बट इसके क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप इतना परेशान ना हो, इसके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ना करें, सिंपल इसका आइडिया दिमाग में रखें। नीट के अंदर इसका कोई बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं आता है। देन क्रिटिकल वेलोसिटी जो है उसके ऊपर भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, या डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं क्या होती है, बाकी कैलकुलेशन इतनी इसकी इंपॉर्टेंट है नहीं। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर्स सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, एक आध क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें, बाकी क्वेश्चन देखने को मिल नहीं रहा है। ग्रेविटी का इफेक्ट फ्लूइड प्रेशर पर जो पास्कल लॉ होता है उसके ऊपर भी आप देखेंगे तो कोई सवाल आया नहीं है। मैनोमीटर की जो एप्लीकेशन होती है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। पास्कल्स लॉ के ऊपर कोई सवाल नहीं है। फ्लूइड कॉलम का जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रोजेच, उसके ऊपर कोई सवाल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एक्सीलरेटेड फ्लूइड्स का भी काफी ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि जो भी काफी टीचर्स होते हैं तो वो एक्सीलरेटेड फ्लूइड्स के भी बहुत क्वेश्चंस करवाते हैं कि कंटेनर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो फ्लूइड लिफ्ट प्रोफाइल में का क्या कंटेनर होगा, है। लिफ्ट के अंदर कंटेनर है तो क्या होगा। पर उस तरह के जो क्वेश्चंस आप देखोगे नीट उसके ऊपर ज्यादा कुछ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। रेनॉल्ड्स नंबर का भी एक सिंपल सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है उसकी कैलकुलेशन का, आप वो फॉर्मूला बस देख सकते हैं, बाकी इसका भी कोई खास क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है। देन स्ट्रीमलाइन फ्लो, टाइप ऑफ फ्लोज जो होते हैं, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, इसके ऊपर भी देखेंगे आप कोई क्वेश्चन नहीं है। तो काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर टफ क्वेश्चंस बनते हैं, बट नीट जिस तरह से हो रहा है तो टफ क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं, इसलिए स्किप हो रहे हैं ये सारे टॉपिक्स। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर रखें। देन अगर आगे अपन बात करते हैं तो आपको आता है, स्टार्ट करते हैं थर्मल फिजिक्स। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 6 साल 6 सवाल, तो ऑन एन एवरेज हर साल 1 सवाल इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसमें भी थोड़ा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्मल एक्सपेंशन के 2 सवाल हैं। थर्मल एक्सपेंशन के आप जो भी डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है, 1D 2D 3D, वो सारे अपन समझ सकते हैं किस तरह से एक्सपेंशन होता है। बट अगर आप देखेंगे नीट के अंदर 1D के ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 2D 3D के इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। देन अपन बात करेंगे फिर इसके बाद तो कैलोरीमेट्री के ऊपर 1 सवाल है। कैलोरीमेट्री के अंदर सिंपल आप आइस हीट फॉर्मेशंस और उसके जो मिक्सचर के क्वेश्चंस उनको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर के अंदर कंडक्शन का सवाल है, तो कंडक्शन के ऊपर अपन बेसिक इसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेट करके काफी चीजें कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आप इसको कॉमन जंक्शन का टेम्परेचर सर। निकालना। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की अगर अपन बात करेंगे, इसका भी एक सिंपल टेम्परेचर टाइम के रिलेशनशिप का जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर आप थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा इनोवेटिव क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपको बस वो एक फॉर्मूला है उसका एप्लीकेशन अगर आपने समझ लिया तो किस टाइम पर कितना टेम्परेचर होगा या सेम टाइम इंटरवल बाद कितना टेम्परेचर होगा, 2 वैरायटी की जो प्रॉब्लम बनती है उसको आप देख सकते हैं। देन अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का जो अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं वो अपन यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं, तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट जो काफी अपन पढ़ते हैं उसको आप बेसिक ध्यान रख सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, सॉरी नॉट क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो अपन बात करते हैं उसका इसमें थोड़ा सा आइडिया आता है, तो उसको आप समझ सकते हैं। थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल इस पर बनेगा नहीं। लेटेंट हीट कैपेसिटी, चेंज ऑफ स्टेट वाले जो कैलोरीमेट्री का पार्ट है, इसके अंदर भी इतने कोई क्वेश्चंस आए नहीं है। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, डायरेक्ट कन्वेक्शन रेडिएशन के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आए हैं। कन्वेक्शन के ऊपर तो सवाल आता नहीं है, वो भी एक थ्योरेटिकल पार्ट ही है, आप बहुत उसको बस छोटा समझ सा लें। बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है, उसको आप समझ लें कि कन्वेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे उसमें इंपॉर्टेंस होता है कि ग्रेविटी के एब्सेंस में नेचुरल कन्वेक्शन नहीं होता है, तो इस तरह की थ्योरेटिकल चीजें कुछ बन सकती है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा कॉलम दे बिल्कुल। रखा है, तो जैसे ट्रेंड विंड है, बिल्कुल। जो सी ब्रीज है, Land इनके breeze, बारे में breeze। थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल। मतलब एनसीईआरटी हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि इनको पढ़ना है, लेकिन प्रायोरिटी आप उनको दीजिए जो हम लोगों ने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किए हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड रखनी है, बस आप उसके ऊपर थोड़ा सा देख लें। हीट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, हीट फ्लो, और उसके ऊपर भी इतने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है नहीं। देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर सवाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्टीफन्स लॉ, टेम्परेचर स्केल जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनका कन्वर्जन, उसके ऊपर कोई इतने सवाल है नहीं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस, इस जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की अपन बात करते हैं, तो वो भी जैसा मैंने कहा था 3D एक्सपेंशन इतना इंपॉर्टेंट अपने लिए होता नहीं है। देन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ऑल्दो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, नीट को सवाल पूछना चाहिए, बट अगर अपन देखें तो अभी तक पूछा नहीं गया सवाल, पर टॉपिक एकदम ऐसा है कि जिसपे बहुत इजी क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, ऑल्दो सवाल पूछा नहीं गया है, बट लाइकली है कि नीट पूछ सकता है। देन आता है केटीजी। केटीजी छोटा सा चैप्टर है, बट अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी एटलीस्ट 1 सवाल हर साल पूछा ही जा रहा है, 1 से 2 सवाल पिछले 6 साल में 8 सवाल पूछे गए हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, इन तीनों के मिला के टोटल 7 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2 2 और 3। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसका आप देख सकते हैं। एनर्जी ऑफ आइडियल गैस के ऊपर जो भी उसके 3/2 पीवी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हो सकती है वो अपन देख लें। आइडियल गैस इक्वेशन का बेसिक एप्लीकेशन, उसके ऊपर 3 सवाल हैं। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप होता है, इसके अंदर 3 गैस लॉज आ जाते हैं, तो उनके ऊपर अपन क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड देन मीन फ्री पाथ, छोटा सा फॉर्मूला है, इसके 2 वेरिएशंस होते हैं।
तो वो दोनों फॉर्मूले अपन देखें कि किन चीज़ों पे मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है, वो सारी बात अपने को पता रहे। क्वेश्चंस कहाँ से नहीं आ रहे हैं, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस थ्योरेटिकल पार्ट है, इस पर नहीं आ रहे हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इस पर भी सवाल आते नहीं, ऑल्दो केमिस्ट्री में भी कवर होता है, तो वहां हो सकता है पूछ ले, पर नीट ने फिजिक्स में इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है, जैसे मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करवा ले, उस तरह के क्वेश्चन अपने को देखने नहीं मिलते हैं। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो अजम्पशंस है, जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं है, तो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आप इसका जो ग्राफ है उसका आइडिया रखें, टेम्परेचर बढ़ाने पर उस ग्राफ के साथ क्या क्या चीजें बदलती है, उसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया रख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, जो बेसिकली आप इससे रिलेट कर सकते हो, जो अपन ने पोस्टुलेट्स लिखे थे, सेम ऑलमोस्ट इनकी चीजें आती हैं, तो उसके ऊपर अगर अपन बात करते हैं तो उसके ऊपर भी कोई इतना खास क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है। बट आप देख सकते हैं कि तीन चीजों, इन खास तौर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज और एनर्जी ऑफ आइडियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लें, उसके बाद फिर आप इसके आराम से एक क्वेश्चन जो आएगा बहुत ज्यादा चांस से कर लेंगे। बिल्कुल। देन आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो पिछले 6 साल में 5 सवाल हैं, तो ऑलमोस्ट एक सवाल हर साल पूछा जा रहा है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो कि 4 सवाल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है 4 टाइप के जो प्रोसेस होते हैं। अपन 4 प्रोसेस जो पढ़ता है, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो इन 4 प्रोसेसेस के जो भी ग्राफ्स हैं, इन 4 प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्यू, इनका जो वर्क डन का फॉर्मूला है या जो इंटरनल चेंज का फॉर्मूला, इनका आपस का जो रिलेशन है, उसको अपन ढंग से समझ लें। प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने पर बाकी पैरामीटर्स किस तरह से चेंज होते हैं, उस तरह की जो रिलेशनशिप होती है, जो प्रोसेस इक्वेशन होती है, उनको आप अच्छे से समझ लें, तो आप बहुत ज्यादा चांस है कि इसको आप कर लेंगे। अब आगे पढ़े तो जैसे नीट ने सिलेबस में रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है, पर कार्नोट इंजन में मेंशन नहीं है, बट कार्नोट इंजन भी जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस यूज करता है, तो मे बी नीट उसको एज अ बेस बना के आपसे सवाल अगर पूछ ले, तो कार्नोट इंजन की एक बेसिक आप एप्लीकेशन समझ लें, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में उसको जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके अलावा तो एक सवाल जो मैं कहना चाह रहा था वो हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, बेसिकली जो कार्नोट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड नॉर्मल हीट इंजन और कार्नोट इंजन के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, तो बेसिक उसका आइडिया रखें, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, तो चेंज इन कंडीशन ऑफ गैसियस स्टेट, साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर जो ग्राफ्स के क्वेश्चंस हैं, जीरोथ लॉ थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर भी कोई खास क्वेश्चन है नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो की जो रिलेशनशिप होती है क्यू, यू और डब्ल्यू में, उस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, उसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। वही हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के इंडिविजुअल जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी नहीं है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस मेंशन्ड है सिलेबस में, बट इसके ऊपर कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो बनता है उसके कोई क्वेश्चन है नहीं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब इन 4 प्रोसेस के अलावा जो जनरल प्रोसेसेस अपन पढ़ते हैं, पीवी की पावर अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट वाले, उसका कोई क्वेश्चन अपने को देखने को नहीं मिला है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, और थर्मल इक्विलिब्रियम जिसको आप फर्स्ट लॉ के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, उसके ऊपर ही कोई इतना क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है। तो ये 2 टॉपिक आप ढंग से कर लें, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करें, बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ लें, पर इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे तो काफी चांस है आप सवाल कर लेंगे। देन बच्चों, अब बारी आती है वेव्स एंड ऑसिलेशन। इसका भी वेटेज हमारे नीट एग्जाम में 10% का है। मींस हर साल इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन हमारे को पेपर में देखने को मिल जाते हैं। किसमें? वेव्स एंड ऑसिलेशन में। तो ऑसिलेशन जो हमारे पास यूनिट है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसका वेटेज पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा रहा। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5-6 साल में जो वेटेज है, उसमें 5 क्वेश्चन आपके इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं बच्चों, जो है इक्वेशन ऑफ एसएचएम एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड ग्राफ। जो आपके पास इक्वेशन है कि हम जो ऑसिलेशन के अंदर जो इक्वेशन यूज करते हैं, उस इक्वेशन को कैसे उस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे अभी तक पिछले 6 सालों में 5 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं सिंपल पेंडुलम बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, T बराबर 2π√L/g है, उस पर L और G के इफेक्ट को लेकर आप अच्छी तरह से स्टडी करते ही है, तो उसके ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन आए। इसके अलावा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इस पर 1 क्वेश्चन आया है, और सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, इस पर भी 1 क्वेश्चन आया। इसके अलावा एनर्जी ऑफ एसएचएम का क्वेश्चन पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है, जिसमें आपसे पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी या पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो पूछा गया। मतलब बहुत कैलकुलेटिव नहीं पूछा गया, फंडामेंटल पूछा गया है। तो आप क्या करें, जब आप ऑसिलेशन की तैयारी करें तो ऑसिलेशन में जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम यूज किया जाता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन, तो यहाँ पर जनरली हम लिखते हैं F = AX ± जो है आपका ओमेगा टी
इस तरह का जो रिलेशन है उसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो आपका ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा, उस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑसिलेशन चैप्टर में से जनरली जो क्वेश्चन आए हैं वो सिंपल पेंडुलम पर आया है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सुपरपोजिशन और इक्वेशन और एनर्जी पर। तो सब इस टॉपिक में से केवल 5 ही ऐसे टॉपिक हैं जिन पर ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले 6 सालों में पूछा गया है। कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कंपाउंड पेंडुलम पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हमने क्या कहा, आपको इन्हें छोड़ना नहीं है, कम से कम इनके फॉर्मूलेज को एक बार अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस भी फंडामेंटल क्वेश्चन की करनी है, बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चन ना करें। डैम्प ऑसिलेशन बच्चों सिलेबस से हट गया है तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन ऑफ एसएचएम, डेफिनेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं गया है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ, तो जो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो ग्राफ है उस पर भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फोर्स ऑसिलेशन भी सिलेबस से हट गया है तो आप भी इसको हटा दीजिएगा बच्चों। ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन बेसिक आइडिया, तो इस पर भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एक बार ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन के कुछ केसेस ये जरूर पढ़ें कि कौन सा मोशन पीरियोडिक है, कौन सा सिंपल हार्मोनिक है, कौन सा मोशन सिंपल हार्मोनिक, ऑसिलेटर और पीरियोडिक, सारे ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इनकी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस चैप्टर में हमने देखा कि पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत इंटेंस क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक आइडिया पूछा गया है। जहां उनको लगता है कि भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो है सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर आपसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको इस पर स्ट्रेस नहीं देना है, आपको जो बेसिक पढ़ना है उसी को पढ़कर आप इसमें अपना नंबर स्कोर कर सकते हैं। वेटेज जैसा कि बताया कि 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, 10% का वेटेज है। इसको और वेव्स को मिलाकर सारे 4-5 क्वेश्चन इसके नहीं है, वेव्स को भी है। तो आप सोचिए इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, नहीं, इसमें आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों वेव्स भी काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, नंबर यूनिट होता है, बच्चों को बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप देखें तो हमने पिछले 6 सालों का जो एनालाइज तैयार किया है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ हाईलाइटेड टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो वो टॉपिक कौन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेव्स में, उसमें पहला है बीट्स, उसके अलावा स्पीड ऑफ द वेव्स इन द स्ट्रिंग और स्टैंडिंग वेव्स। बच्चों स्टैंडिंग वेव्स, स्पीड ऑफ स्ट्रिंग और बीट्स, आपको इन 3 टॉपिक पर बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप देखें तो इनमें से केवल एक क्वेश्चन आया है, तो मतलब वेव्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जरूर पढ़कर रखिए, स्टैंडिंग वेव्स की प्रॉपर्टी पढ़कर रखिए, बीट्स की प्रॉपर्टी भी अच्छी तरह पढ़िए। उसका एक क्वेश्चन होता है जिसमें बीट्स की वैल्यू पूछी जाती है, बीट्स पर रिलेटेड अननोन 4 की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, तो वो क्वेश्चन आप जरूर करें। तो मेरी आपको सलाह रहेगी बीट्स के क्वेश्चन करें। स्पीड इन द स्ट्रिंग बच्चों, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव की अलग अलग स्पीड के फॉर्मूले को याद रखकर उनके कम से कम 2 क्वेश्चन कि फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखनी है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करें। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 5 और 6 सालों के अंदर केवल ऑन एवरेज 3 क्वेश्चन आए, और 3 क्वेश्चन आए 5 साल में 3, तो इसका मतलब 6 सालों के अंदर आपके कितने आए, 3 क्वेश्चन आए। अब 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो 3 साल ऐसे हुए जिसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आए, तो ये बहुत ही लेस वेटेज जो है आपका यूनिट हो जाता है। तो आप प्रिपरेशन करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि अगर इसका वेटेज बहुत कम है तो इसके फंडामेंटल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखनी और उन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। और बिल्कुल इसमें जैसे काफी टॉपिक्स हैं, जैसे ये पढ़ाए जाते हैं, जैसे पिच लाउडनेस टिम्बर हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया, ठीक है, रिलेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव जो होता है वो हो गया। तो ये सब अपना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट जैसा सर ने कहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, पर वेव ऑप्टिक्स में बिल्कुल ही काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको समझते ही है, तो इसको अपन देख सकते हैं। और इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड का भी वैसे क्वेश्चन नहीं है, पर इसका भी अच्छा सवाल बन सकता है, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी अपन काफी अच्छे से देख लें। मैं वही कह रहा हूँ सर, इस यूनिट के अंदर आपको जनरली क्या करना है, जो बेसिक चीजें हैं वो जरूर पढ़कर रखें, लेकिन बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं काफी है। लंबा चैप्टर होता है और आपको ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, मेरा ये कहने का है। तो इसके अलावा हमारे पास अब आ जाता है वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि हमने इसको इसलिए इसके साथ रखा क्योंकि हमने ये देखा कि जो बच्चा
ऑसिलेशन और वेव्स को कंप्लीट करे, उसी के साथ अगर वो वेव ऑप्टिक्स को भी ले ले तो उसका टाइम भी बचेगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। एक continuity क्योंकि form हो हाँ, जाएगी। क्योंकि मैकेनिकल वेव्स के अंदर जब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो वहीं पर आप इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ते हैं, और वेव ऑप्टिक्स में मोस्टली इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि पिछले 6 सालों में इसके 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, और पर ईयर इसके 1 से 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और उनमें से भी वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला है वो आपका वाईडीएससी वाला है बच्चों। तो वाईडीएससी का एक फॉर्मूला है, वाईडीएससी का एक कंस्ट्रक्शन है कि उसके अंदर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनकी पोजीशन पर क्वेश्चन आते हैं या उनकी फ्रिंज विड्थ पर क्वेश्चन आते हैं, मतलब लिमिटेड है। और हम लोग स्कूल में अंदर भी एक पढ़ते हैं कि अगर स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो स्लैब का क्या इफेक्ट होगा या मीडियम का क्या इफेक्ट होगा। तो वाईडीएससी आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो उसको अच्छी तरह तैयारी करके चले, क्योंकि ये उम्मीद है कि वेव ऑप्टिक्स में से जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए यहीं से हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ भी हो जाए बच्चों, वाईडीएससी तो जबरदस्त तैयार करके जाना है ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ही नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पोलराइजेशन का क्वेश्चन आता है, ब्रूस्टर लॉ पर क्वेश्चन आता है बच्चों, मेलस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप करें। और एनसीईआरटी में कहूंगा, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है उसको भी करके चले। तो पोलराइजेशन वाईडीएससी के बाद अगर पोलराइजेशन पर अपना पूरा फोकस कर दें तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में आपका कोई नंबर कटने वाला है। इसके अलावा बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो यहाँ पर हमने रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हमारा एनालिसिस 6 साल का है, तो 6 साल में पहले ये आता था, अब ये टॉपिक नहीं आता बच्चों। तो चलिए, तो अब आप देख सकते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में केवल 2 ही ऐसे यूनिट है जिनको अगर आप अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये जो हाईलाइटेड टॉपिक है इन्हें पढ़ना जरूर है, लेकिन इनको इतना सीरियस ना लें क्योंकि इनके पिछले 6 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं बने हुए। जैसे कोहेरेंट सोर्स एंड सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, थियोरेटिकल पॉइंट है, आराम से इसको एक बार पढ़ ले। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, इस पर पिछले से 6 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फिर भी हम लोग आपसे कहेंगे कि इसकी जो आप फ्रिंज पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़कर जरूर रखें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, बच्चों ये भी टॉपिक अब हट गया है तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। इंटरफेरेंस, क्योंकि जब आप वेव थ्योरी वेव पढ़ते हैं, मैकेनिकल वेव पढ़ते हैं, तो वहां पर इंटरफेरेंस को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से देखा जाता है। तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो बताइए। यूजुअली सर मैंने वही क्वेश्चन देखा है, वही important तो भी है। वही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 2 सोर्स की इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया जाए तो उनके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या रेशियो होगा, उस टाइप के क्वेश्चन जरूर करें। और वो आप लोग पढ़ते भी हैं, मतलब आपको बहुत बियॉन्ड नहीं जाना, जो आपको टीचर ने पढ़ाया है, क्लासरूम में पढ़ाया है, आप वही क्वेश्चन कर ले, बहुत है इसके अंदर, एडिशनल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ वगैरह ये स्कूल के अंदर चलते हैं बच्चों। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, इनके कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वेव फ्रंट एंड हाइगन प्रिंसिपल, एक आइडिया ले सकते हो आप इसके अंदर कि वेव फ्रंट क्या होता है और हाइगन ने किस तरह से वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवलेट को एक्सप्लेन किया है, उनकी आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बच्चों विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो कि डिफ्रैक्शन में पूछा जाता है, तो उसका आप एक फॉर्मूला होता है उसको याद करके चलिए। जब क्वेश्चन बनेगा तो फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कि विड्थ को डबल कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पर ईयर 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो आप बच्चों और ये भी देख सकते हैं कि लिमिटेड कंटेंट ही आपको इसको अंदर पढ़ना है। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आप हमारे इस एनालिसिस का यूज करते हैं तो आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। और इसमें बच्चों हम आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे अगर अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं तो आप इसके ना स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के दौरान आप ये चीज समझ सकते हैं कि आप के लिए एक तरह से हमने एक इंडेक्स तैयार करके दे दिया और आप इस चीज को देख सकते हैं कि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनमें से कोई टॉपिक छूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारे टॉपिक्स कवर करें और एटलीस्ट वो टॉपिक्स जिनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो जब भी आप किसी चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इनके अकॉर्डिंग ये जरूर देख लें कि मैंने इनमें से कोई टॉपिक छोड़ा तो नहीं है, हमने सारे टॉपिक कवर तो कर लिए हैं जो सर ने बताया है कि भाई ये नीट पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, टैगिंग कर सकते हैं सर। बिल्कुल, तो हम थोड़ा सा आपको स्पेस दे देते हैं और आपको मौका देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके और आपके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा ताकि आपको हर चैप्टर का जो है वो एक एनालिसिस मिल जाए। आपके नंबर अच्छे आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी।
आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये सारा फैक्ट बेस्ड एनालिसिस है, तो फैक्ट से बढ़िया कोई चीज नहीं होती। अगर आप कभी भी किसी एग्जाम के बारे में समझना चाह रहे हैं तो ये पूरा डिटेल्ड हमारी टीम द्वारा किया गया है आपके लिए, पिछले 6 साल के पेपर्स को लेके। तो आप इनका जितना बेहतर उपयोग कर सकते हैं करें, ये आप ही के लिए हमने बिल्कुल बनाया है। फिर भी आपके कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमारे को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दीजिए। तो ये सारे चैप्टर्स थे जिनका आपको एनालिसिस दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा, एंड ऐसे ही और एनालिसिस बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो इस तरह के जो ऑसम वीडियोस हैं आपको मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की रीच बढ़ाएं, ताकि आपके और आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसका फ़ायदा बिल्कुल मिले। और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियोज़ हम और भी सब्जेक्ट्स में आपके लिए लेके आएंगे। एंड क्योंकि अब आपका नीट एग्जाम बहुत पास आता जा रहा है, तो मेरी और पवन सर की तरफ से आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।